हम पढ़ रहे थे उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि श्यामचरण दुबे जी का एक निबंध है। इसमें लेखक ने समझाने का प्रयास किया है कि हम किस तरह से हमारी संस्कृति जो है उपभोक्तावाद की गिरफ्त में आती जा रही है। हम उपभोक्तावाद की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं, अपनी मान्यताओं को छोड़ रहे हैं, और हम विज्ञापन के पीछे किस तरह भागते हैं। चीज़ों की, वस्तुओं की गुणवत्ता को न देखते हुए हम उनके विज्ञापन, किसका कितना ज़्यादा सशक्त है, किसका कितना अधिक विज्ञापन आ रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। इस के पीछे हम स्वयं को भी बदलते जा रहे हैं। हम अपनी वस्तुएं बदलते हैं कि चलो इसके एवज में ये नया आया है, ये ऐसे है, हम अपनी ज़िंदगी को आराम देने के लिए अब तमाम वस्तुओं को घर में ले आते हैं, उपभोग करते हैं उनका, नई नई उत्पादों का। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि इसी के साथ साथ हम खुद को भी परिवर्तित कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भुला रहे हैं, अपनी पारंपरिक मान्यताओं को भुला रहे हैं। तो इसी को, ये हमारे लिए कितनी संस्कृति और समाज के लिए कितना घातक है ये उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसी को लेखक ने दर्शाने का प्रयास किया है इस चैप्टर में, इस निबंध में, कि किस प्रकार हम इस संस्कृति के पीछे भागते हैं, जहाँ बिना ज़रूरत के हम कितने पैसे खर्च करते हैं। हम दिखावे के लिए महज 5 सितारा होटलों में खाना खाने जाते हैं। जो चीज़ें 50-60 रुपए में मिल जाने वाली हैं, उसको हम 500-600 की घड़ी हम लाख 1.5 लाख में ख़रीदते हैं, जबकि काम उसका सिर्फ वही रहता है, टाइम देखना, हम उसको लिए ख़रीदते हैं। लेकिन उसके पीछे हमारा मतलब क्या होता है, हमारा मकसद क्या होता है? दिखावा, कि हम कितने रईस हैं। तो ये लेखक ने बताने का प्रयास किया है हमने। तो आगे का चैप्टर देखते हैं हम। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे। कहाँ? अभी इसके पहले कहाँ की बात हो रही थी? महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है। तो खाने की बात हो रही थी, खाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? 5 स्टार होटलों में। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे। अब विवाह भी कहाँ होते हैं? विवाह पहले ज़माने में जैसे घरों पे होते थे उस तरह से नहीं, घर के आंगन या मंडप में शादियाँ नहीं होती हैं। अब शादियाँ भी होटल से होती हैं। तो वही कह रहा है लेखक, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। अगर हम बीमार भी होते हैं तो हम इलाज नहीं सोचते हैं कि हमारा कहाँ सही होगा, हम ये सोचते हैं हमको पहले 5 स्टार हॉस्पिटलों में जाना है। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। वहाँ पे हमें अत्यधिक सुख सुविधाएँ मिलती हैं, अच्छा इलाज मिलता है। तो इसके अतिरिक्त और क्या है वहाँ पे? वहाँ हमने जो समय व्यतीत किया, जो वहाँ हमें अनुभव प्राप्त हुआ, वह हम बहुत से लोगों को बताते हैं कि हम 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए थे, इतने बड़े हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ क्या क्या हमने अनुभव किया, क्या क्या घटनाएं हमारे साथ घटी। ये भी एक चर्चा का विषय बना रहता है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल। पढ़ाई के लिए अब विद्यालय वो स्कूल नहीं रह गए हैं। वो जो व्यवस्था थी पहले की गुरु परंपरा वाली, जो जंगलों में बच्चे रहकर पढ़ाई करते थे, उससे आगे बढ़े, हम विद्यालयों में आए। लेकिन अब क्या है? अब किस टाइप के विद्यालय में हमें पढ़ाना है, यानी 5 स्टार स्कूल भी होने लगे। जो पब्लिक स्कूल होते हैं, कितने महंगे, कितने खर्चीले होते हैं, उसमें पढ़ने की बात होती है कि किसका बच्चा कितने महंगे स्कूल में पढ़ रहा है। ये एक स्टेटस की बात मानी जाती है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। ऐसा, इस माहौल को देखने से लेखक के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तो स्कूल की बात हो रही है, बहुत जल्दी ही ऐसा होगा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी ऐसे हो जाएंगी कि ज़्यादा जो है 5 सितारा यूनिवर्सिटी है, ये बहुत हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी है, इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं पढ़ाने के, तो उसके अनुसार लोग एडमिशन लेने लगेंगे।
भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। अभी हमारे इंडिया में ये स्थिति नहीं बनी हुई है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कुछ अन्य देशों में भी एक यह भी नई परंपरा आ गई है कि अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। आप मरेंगे कब, इसके बात छोड़िए, अंतिम संस्कार मेरा कितना भव्य होना चाहिए, उसमें कितनी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे शादी ब्याह में होती है, उसके लिए, उसको दिखाने के लिए लोग अपने मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का भी प्रबंध कर लेते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मध्य ध्वनि में निरंतर संगीत भी। क्या व्यवस्था होगी वो अनंत विश्राम की, यानी जहाँ पे वहाँ विदेशों में वो शरीर को जमीन के अंदर रखा जाता है, तो वहाँ की व्यवस्था के बारे में अनंत विश्राम का प्रबंध कैसे किया जाता है। एक कीमत पर उसका एक पैसा होता है कि इतना अमाउंट अगर आप देंगे, इतना ज़्यादा पैसा देंगे तो आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, वो कभी सूखने नहीं पाएगी, यानी वहाँ सिंचाई उचाई की व्यवस्था रहेगी। मन चाहे फूल होंगे, आपके जो पसंद हो, आपको जो भी पसंद हो वो फूल वहाँ पे लगाए जाएंगे। चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, अगर आप चाहेंगे तो वहाँ फव्वारे भी लग जाएंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। थोड़ा और पैसा बढ़ेगा, वहाँ संगीत की भी व्यवस्था हो जाएगी और फव्वारे भी लग जाएंगे। तो ये व्यवस्था है उपभोक्तावाद की संस्कृति की। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अभी लेखक कह रहा है फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन भारत में भी, भविष्य में भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। जो अमेरिका में आज हो रहा है कि लोग मरने के पहले ही विश्राम का, अनंत विश्राम का प्रबंध कर लेते हैं, अंतिम संस्कार अपना कर लेते हैं, तो वो कल भारत में भी आ जाएगा। क्या आएगा कि मरने के पहले ही अपना जो है अंतिम संस्कार कर लिया जाए। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, यानी प्रतिष्ठा यानी अपने स्टेटस का अनेक रूप होता है, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो, उसको देख के चाहे हंसी ही क्यों ना आए, लोग हंसी ही उड़ाए उसका, लेकिन उसको अगर वो आज का प्रचलन में है तो हमको करना है, ये हमारी सोच है। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। अब लेखक हमें एक छोटी सी झांकी दिखाना चाह रहा है, एक छोटा झलक दिखाना चाह रहा है किस चीज़ की, उपभोक्तावादी संस्कृति की और समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है। विशिष्ट जन यानी जो विशेष लोग हैं उनका समाज है। ये समाज में काफ़ी विशेष अवस्था रखते हैं, विशेष स्थिति रखते हैं, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। लेकिन जो इसको नहीं कर पा रहे हैं, इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो सामान्य लोग, बहुत ही जो जनरल तरह के लोग हैं, वो भी इसको बहुत ही लालच की निगाह से देखते हैं। लालच की निगाह से क्यों, कि अगर मेरे पास भी इतना पैसा हो तो हम भी ऐसा ही रहन सहन, ऐसा ही उपभोक्तावादी संस्कृति को अपना सकते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही राइट चॉइस बेबी, उनकी दृष्टि में क्या है कि किसके बारे में बात की जा रही है, जन सामान्य के बारे में। वो एक यह विज्ञापन का स्लोगन है, यही है राइट चॉइस बेबी। तो उनकी दृष्टि में क्या है, उनकी दृष्टि में यह जो उपभोक्तावादी समाज है, यही इनकी भी सही रूप से चाह है, इनका भी इच्छा यही है कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन इनके पास वो व्यवस्था नहीं है। इस स्लोगन का तात्पर्य यही है कि इनको भी, ये जो जन सामान्य है, इसको ललचाई दृष्टि से देखता है, इस उपभोक्तावादी समाज को, और अपने दिमाग से ये क्या कहता है, अपने मन में क्या सोचता है कि ऐसे ही जीवन शैली होनी चाहिए, यही सही है। तो इसीलिए यहाँ पे इस स्लोगन का इस्तेमाल किया गया है, यही है राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। यह उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। अब लेखक के अनुसार यह बहुत ही गंभीर विषय है। इसका सबसे गंभीर पक्ष क्या है, यह सोचना कि उपभोक्तावाद की संस्कृति का विकास भारत में आखिर हो क्यों रहा है।
सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। सामंती संस्कृति अर्थात सामंतों के अनुसार जब चलता था देश, प्रजा सामंतों के अधिकार में रहती थी, सामंत के हिसाब से चलता था, तो वो क्या है, उपभोक्तावाद की जो ये संस्कृति है आज के युग की, यह संस्कृति उसी सामंतवादी संस्कृति से मिलती जुलती संस्कृति है। एक तरह से दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। आज सामंत कौन है? वह हम तो उपभोक्ता हैं। वह उद्योगपति जो हमारे सामने जो उद्योग की वस्तुएं पेश की जाती हैं, वो हमारे दिमाग पे एक सामंत का काम करते हैं। वो जो उद्योगपति हैं हमारे दिमाग पे अपना कब्जा बना लेते हैं। किसके द्वारा? अपने विज्ञापनों के द्वारा हमको वो अपने काबू में कर लेते हैं। जैसा वह चाहते हैं हम वैसा व्यवहार करते हैं। तो ये एक तरह से सामंत प्रथा का ही दूसरा पहलू है। लेखक के अनुसार सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है, बस उसका मुहावरा चेंज हो गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, हम भले ही अपने सांस्कृतिक अस्मिता की संस्कृति को बचाने की बात कितना भी ज़्यादा करें, हम उसी को गुणगान करें कि हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, इसको सुरक्षित रखना है, हमको इसके अनुसार चलना है, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। हमारी परंपराओं का मूल्य कम करके आंका गया है, उनका मूल्य गिरा है। हमारी परंपराओं का, हमारी मान्यताओं का जो मूल्य है वह दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हमारी जो आस्थाएं थी, जिन पे हमारी संस्कृति टिकी हुई थी, वो क्या है, वो क्षरण, दिन पर दिन वो कमजोर होती जा रही हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए वही बात लेखक फिर दोहरा रहा है, सामंतवाद, यानी हम दिमाग से फिर दास हो रहे हैं, गुलाम हो रहे हैं। किसके? इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के, यानी उद्योगपतियों के क्या जो उनका जो इच्छा है, वो जो विज्ञापन के द्वारा हमें दिखाते हैं, वो हमारे दिमाग पे हावी हो जाता है। अर्थात हम बौद्धिक रूप से फिर दासता को स्वीकार कर रहे हैं। हम बौद्धिक दासता को स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम की संस्कृति को उपनिवेश बन रहे हैं। जो पश्चिम की सभ्यता है, पश्चिम की जो संस्कृति है, हम उसके उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हमने अपनी संस्कृति को छोड़कर एक नई संस्कृति अपना ली, एक नया कल्चर अपना लिया। वह कल्चर क्या है? अनुकरण, यानी किसी के पीछे भागना, किसी के देख के उसके अनुसार उसको काम करना। अनुसरण यानी अनु मीन्स होता है पीछे, शरण मतलब आगे जो कोई कार्य कर रहा है उसके अनुसार हम भी वही कार्य दोहराएं, इसी को कहते हैं अनुसरण करना। तो हम अनुसरण की संस्कृति को अपना रहे हैं, यानी हम नकल करने के पीछे चल रहे हैं कि अमेरिका में ऐसा होता है तो भारत में भी ऐसा होता। अमेरिकी लोग ऐसा कार्य करते हैं, इंग्लैंड के लोग ऐसे रहते हैं, ऐसे वस्त्र पहनते हैं, तो हम भी ऐसे पहनेंगे। हम अपनी संस्कृति को नहीं देखते कि हमारी परंपरा क्या है, हमारी मान्यता क्या है, नहीं हमको यही पहनना, नहीं, हम अनुसरण की संस्कृति को अपना रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। आधुनिकता, हम सोचते हैं कि इससे हम बहुत ही मॉडर्न हो जाएंगे, आधुनिक हो जाएंगे, इसके प्रतिमानों को हम अपनाते हैं कि किससे हम आधुनिक दिखेंगे। हम उन मान्यताओं को अपना बना लेते हैं, बल्कि न कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति की पहचान वाली जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमें एक अलग ही लाइन में लाकर खड़ी करती हैं, एक अलग पंक्ति में हमको खड़ा करती हैं हम भारतीयों को, उसको हम छोड़ के हम आधुनिकता क्या है उसके प्रतिमान बन रहे हैं, उसको अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता को के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रथा यानी कि हमारा स्टेटस कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें जो होती है अंधी दौड़, कोई हमको देख नहीं रहे, हमको कहाँ तक जाना है, लेकिन फिर भी हम दौड़ रहे हैं। हम उसी तरह से इस आधुनिकता की दौड़ में कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाएं, हम इस संस्कृति के गिरफ्त में आते जा रहे हैं। हम अपना सब कुछ खो रहे हैं, अपनी मान्यताएं, अपनी परंपराएं, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, सब कुछ खोकर हम सिर्फ
आधुनिकता की गिरफ्त में आ रहे हैं कि हमको मॉडर्न बनना है, उसके लिए हमको अपना सब कुछ, अपना पहचान खो देना पड़े, हमें मंजूर है, हमें अपनी संस्कृति ख़त्म कर देनी पड़े, अपनी संस्कृति का बहुत ही ज़्यादा अवमूल्य कर देना पड़े, उसकी कीमत कुछ भी ना रह जाए विश्व स्तर पे, जो कि विश्व स्तर पे एक अनुकरणीय संस्कृति थी हमारी भारतीय संस्कृति, उसको हम छोड़ के हम आधुनिकता की संस्कृति के गिरफ्त में आ रहे हैं कि हमको बस आधुनिकता की होड़ में उसकी प्रतियोगिता लगी हुई है कि हम कितने ज़्यादा मॉडर्न हैं, कितने ज़्यादा आधुनिक हैं। बस इस प्रतियोगिता में अव्वल आने की होड़ में हम दौड़ रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों को क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक जो हमारे कल्चर को नियंत्रण में कर रही थी, वो शक्तियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं। यानी हमारे कल्चर को कंट्रोल में करने वाली जो शक्तियाँ थी, हमारी जो भावनाएं थी, वह बहुत ही कमज़ोर पड़ रही हैं। आधुनिकता को पकड़ने के लिए हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। वो शक्तियाँ हमारी भावनाएं, हमारी जो संस्कृति के प्रति हमारी भावनाएं थी, वो बहुत ही क्षीण होती जा रही हैं, कमज़ोर पड़ती जा रही हैं और हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम भ्रम की अवस्था में जी रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। हमारा जो समाज है, हमको कोई अन्य निर्देश दे रहा है। हम अपने समाज की परंपराओं को भूल गए कि कोई अन्य जो रास्ता हमें दिखा रहा है, कोई मार्ग जो दूसरे देश हमें दिखा रहे हैं या पश्चिमी संस्कृति जो हमें मार्ग दिखा रही है, हम उसके अनुसार चल रहे हैं। अर्थात हम अपने समाज की मान्यताओं को छोड़कर दूसरों के दिए हुए निर्देशों के अनुसार अपनी संस्कृति को बना रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। ये किसके द्वारा हो रहा है? हमारी मानसिकता कैसे बदली जा रही, कैसे चेंज हो जा रही है? विज्ञापन और प्रचार प्रसार के सूक्ष्म तंत्र के द्वारा। ये जो बहुत ही बारीक जाल बुना गया है हमारे चारों तरफ विज्ञापन का, हम इसमें किस कदर कब इसके लपेटे में आ जाते हैं, कब इसमें फंस जाते हैं, हमको खुद नहीं पता चलता। हम उसको देखते देखते उसके प्रति हमारी भावनाएं जुड़ने लगती हैं और हम अपनी मानसिकता को चेंज करके उसके गिरफ्त में, उनकी बहकावे में आ जाते हैं। उसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। तो उन विज्ञापनों में क्या है? सम्मोहन, यानी हमें, आपको या समाज को सम्मोहित करने की शक्ति, अपने बस में करने की शक्ति। वह जैसे कोई वशीकरण मंत्र फूंकता है, बोलता है, तो सामने वाला उसके बस में हो जाता है। उसी प्रकार ये विज्ञापन और प्रचार प्रसार हमको अपने बस में कर लेते हैं। हम उनके तरफ पहले सम्मोहित होते हैं, उनको ध्यान से देखते हैं, फिर हम वो जो चाहते हैं हम वो करते हैं, उनके वशीभूत हो जाते हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? आखिरी में इस संस्कृति का ये जो इस तरह से फैल रही है संस्कृति, कौन सी संस्कृति? उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसका परिणाम क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। लेखक कहता है कि इस संस्कृति का जो फैलाव हो रहा है, इसका परिणाम क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। यह बहुत गंभीरता की बात है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे पास जो संसाधन है, जो हम तैयार करते हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में संसाधन है और उनका जो संसाधन है उनका क्या हो रहा है? अपव्यय हो रहा है, यानी वह गलत जगह पे खर्च हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू की चिप्स से नहीं सुधरती। जैसे विज्ञापन में दिखाया जाता है कि ये खाने से ये हो गया, ये खाने से ये समस्या का सलूशन हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हम उसके पीछे फिर भी आकर्षित होते हैं। तो ऐसा आप विज्ञापनों में देखते हैं कि कोई आलू का चिप्स है या कुरकुरे, कुछ भी इस तरह का पदार्थ है, आप बहुत ही बड़ी समस्या में घिरे हैं, उसको आपने खा लिया, तत्काल आपको सलूशन मिल गया और आपका काम बहुत अच्छे से हो गया। तो ये क्या है? ये आपको अपने मोह जाल में गिरफ्त करना है, आपको अपने सम्मोहन में घसीटना है, ये दिखाया जाता है। लेकिन हम सब कुछ जानते हैं, हम हंसते भी हैं उसको देख के कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको आजमाना चाहते हैं और वो हम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम अनुसरण की संस्कृति को अपना रहे हैं कि अगला कर रहा है तो हमको भी करना है। इस वजह से
हम सब कुछ जानते हुए भी हम उसमें उस दलदल में फंसते जा रहे हैं। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति में हम अपनी संस्कृति को डुबोते जा रहे हैं। न बहुविज्ञप्ति शीतल पेयों से भले ही अंतर्राष्ट्रीय हो, न बहुविज्ञप्ति शीतल पेयों से, यहाँ क्या है, यहाँ इसलिए जोड़ा गया ये सेंटेंस, जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। आपने शीतल पेयों का अर्थात कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन देखा होगा कि एक कोल्ड ड्रिंक पीने से आदमी में कितनी साहस आ जाती है, कितनी क्षमता आ जाती है, वह बड़े बड़े पहाड़ों से छलांग लगा देता है। तो इस तरह से हमको बहकाया जाता है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं ये टोटल झूठ है, इसमें कुछ भी 1% सत्य नहीं है। कोल्ड ड्रिंक किस चीज़ के लिए है ये हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमको ठीक उसका एक अलग ही रूप दिखाया जाता है, फिर भी हम उसको देखते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं, उसको अपनाते भी हैं। तो ये क्या है, ये हमारी उपभोक्तावाद की संस्कृति जो हमारे ऊपर हावी हो रही है वो है ये। तो भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, है वे कूड़ा खाद्य ही। यहाँ जो हम डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ लाते हैं या जो भी इस तरह के फूड हम खाते हैं वो क्या है, उसको लेखक ने क्या कहा है, कूड़ा खाद्य पदार्थ। यानी ये पिज़्ज़ा बर्गर जो इतने महंगे महंगे आते हैं और हम उसको खाने में बहुत खुश होते हैं। आज हमको पिज़्ज़ा खाने जाना है, आप लोग को बहुत ज़्यादा ही पसंद होंगे कि हमने आज पिज़्ज़ा खाना है, आज बर्गर खाना है। इस समय तो फिलहाल लॉकडाउन में आप लोग का भी सब कुछ बंद ही होगा, लेकिन फिर भी आपको एक ललायत दृष्टि से इन खाद्य पदार्थों को देखते हैं। ये चाहे ये कोल्ड ड्रिंक हो या अर्थात ये शीतल पेय हो या कोई भी इस तरह के आधुनिक भोजन, पिज़्ज़ा और बर्गर हो आधुनिक हो, वो क्या है, ये कूड़ा खाद्य है। अर्थात ये हमारे शरीर के लिए उतने ही नुकसानदायक है जितने हम सड़ी गली चीज़ को खाकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उतना ही इन फास्ट फूड को खाकर हम अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों की कमी आ रही है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, अर्थात ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसका निर्धारण हो जा रहा है और सामाजिकता जो है, जो आप सामाजिक प्रेम था, सामाजिक भाईचारा का जो प्रेम वो था, वो सब खत्म हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। अब सामाजिक स्तर पे कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखता है, कोई किसी के दुख में काम आने के बारे में नहीं सोचता है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जब हम किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, हम एकाकी हो जाते हैं, तो इसका क्या रीज़न होता है, हम कुंठित होते हैं और कुंठित होते होते हम इरिटेट होने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, आक्रोश और अशांति का जन्म होता है। जब हम सामाजिक रूप से किसी से मतलब नहीं रखेंगे और हमको किसी के सुख दुख की परवाह नहीं होगी, समाज में कोई भी व्यक्ति उसको अगर किसी के सुख दुख की परवाह नहीं है और वो अंदर अंदर कुंठित हो रहा है, तो अगर कोई भी बात होगी, किसी से भी थोड़ी मोटी बात होगी, किसी से कोई ऊंच नीच या गलत हो गया, तो वो तुरंत लड़ाई झगड़े में बात बदल जाती है। तो क्या होता है, समाज में अशांति फैलती है, आक्रोश आदमी के अंदर स्वयं पनप जाता है और असंतोष से, आक्रोश से अशांति फैलती है समाज में। तो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या क्या कर रही है, ये आप देख रहे हैं, इससे कितने इसके गलत परिणाम हमारे समाज को भुगतने पड़ रहे हैं। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। अर्थात हम जितना दिखावा करेंगे किसी एक दूसरे का देख के कि वो इतने महंगे ड्रेस पहनते हैं, इतनी महंगी ज्वेलरी है, इतनी महंगी सैंडल जूते पहनते हैं, तो उसके अनुसार हम भी लेंगे। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे से जब हम इस तरह की प्रतिस्पर्धा रखते हैं, एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा जिसका कोई मतलब नहीं, हमको जिससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, उस प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, हम जब नहीं उसको पूरा कर पाते हैं या कर भी पाते हैं तो हमारे अंदर एक ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है। तो यह ईर्ष्या क्या है, इससे समाज में क्या होता है, अशांति फैलती है। समाज में जब प्रेम खत्म होता है तो वहाँ पे
द्वेष और उसका अशांति उसका स्थान ले लेती है। प्रेम और शांति का स्थान कौन ले लेता है? द्वेष और अशांति। तो इस संस्कृति के द्वारा हमारे समाज में द्वेष और अशांति बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हमारी जो सांस्कृतिक अस्मिता थी, जो अक्षुण्ण थी, उसका क्या हो रहा है? वो ह्रास हो रहा है, क्षीण हो रही है, दुर्बल हो रही है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। हमको खुद नहीं पता कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। हम इतने भ्रमित हो गए हैं कि हमारा लक्ष्य नहीं पता है, हमारी अपनी मान्यताएं हमको नहीं पता है। इससे भी हमको कष्ट मिल रहा है। जब हमको लक्ष्य ही नहीं पता है तो हम उसको प्राप्त करने का प्रयास कैसे करेंगे? हमारा लक्ष्य तो बन गया है आधुनिकता, कि हम आधुनिकता की ओर में कितने आगे निकल जाएं। हम अपने लक्ष्य से ही भटक गए हैं और भ्रमित हो गए हैं। इससे भी हमको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पीड़ा मिलती है। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हमको जिस चीज़ का विकास करना था, ये विराट उद्देश्य था हमको अपने देश के विकास करने का, अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति को विकास करने का। वो विराट उद्देश्य क्या है? बहुत पीछे छूट गया हमसे। हम झूठी मूठी तत्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। किस चीज़ का? अभी मैंने आपने बताया झूठी मूठी कौन सी तात्कालिक लक्ष्य है हमारे? आधुनिक बनने के, कि हम कितने आधुनिक हैं। इसी का पीछा करने में हम अपने मुख्य लक्ष्य को भूल गए हैं। हम अपने विकास के उद्देश्य को छोड़ दिया हमने। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। नैतिकता जो हमारी धरोहर थी, हमारे देश की पूंजी थी, वो क्या हो रही है? बहुत ही उसके मानदंड जो थे नैतिकता के, कुछ अपने मानदंड होते हैं, कुछ अपने सिद्धांत होते हैं। वो सिद्धांत बहुत ही ढीले, उनकी समाज से पकड़ ही ढीली हो गई है। कोई उनके मानदंडों को मानने वाला ही नहीं है कि ये हमारे सिद्धांत हैं, हमारी संस्कृति के सिद्धांत हैं, ये हमारी मान्यताएं हैं। और जो हमारी मर्यादाएं थी, वो मर्यादाएं टूट रही हैं, मर्यादाओं का हनन हो रहा है। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है। व्यक्ति स्वयं में केंद्रित है। आप देखते होंगे 4 लोग बैठे हैं, क्या करते हैं? चारों अपनी अपनी मोबाइल में डूबे रहते हैं, कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। तो ये क्या है? व्यक्ति केंद्रिकता, यानी व्यक्ति स्वयं में, अपने आप में ही केंद्रित हो जा रहा है। समाज से उसका कोई सरोकार नहीं रह जा रहा है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। हमारा जो मुख्य पहचान था भारतीयों का, परमार्थी होना, यानी दूसरों के हित के बारे में सोचना, उस पर क्या हावी हो गया है? स्वार्थ। हम सेल्फ का ही भला सोचते हैं कि हम स्वयं, हमारा कितना भला हो सकता है। हम परमार्थी नहीं रह गए, अब उस पर स्वार्थ हावी हो गया, यानी हम पूरी तरह स्वार्थी होते जा रहे हैं। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। हम कितने सुख हमें मिल जाए, कितनी विलासिताओं का उपयोग कर लें, कितनी ऐसी सामग्रियों का हम प्रयोग कर लें जिससे हमको आराम मिलता है। एयर कंडीशनर है, एसी कार है, कितने आराम की वस्तुएं कि हमको उठना न पड़े, कुछ कार्य न करना पड़े, हम एकदम कर्तव्यहीन हो जाएं। इस तरह की जो आकांक्षाएं हैं हमारी, कि कौन सी वस्तुएं हमें कितना सुख देने वाली हैं, इसकी जो आकांक्षाएं हमारी आसमान को छू रही हैं। बजाय कि हमारा विकास और संस्कृति आसमान को छुए, हमारी भोग की आकांक्षाएं जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? लेखक चिंतित हो रहा है कि आखिर यह दौड़ कहाँ जाकर रुकेगी। हमारा इतना तो पतन हो चुका, अब कहाँ जाकर हम रुकेंगे? यह जो दौड़ है, यह आत्मिकता की दौड़, यह कहाँ पे जाके आखिर कौन सी बिंदु होगी, कौन सा फुल स्टॉप इसके लिए लगेगा जहाँ पर ये जाके विराम लेगी? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें। गांधी जी ने क्या कहा था? स्वस्थ और सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। जो स्वस्थ यानी ऐसी संस्कृति, ऐसे सांस्कृतिक प्रभाव जो हमारे स्वस्थ मतलब हमारे शरीर को नहीं, जो हमारे विचारों को पोषित करता हो। हमारे विचार स्वस्थ होने चाहिए। जो हमारी मर्यादाएं टूट रही हैं वो नहीं होना चाहिए। उस तरह की अस्वस्थ विचारधारा नहीं, बल्कि स्वस्थ विचारधाराओं और स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। दरवाजे खिड़की खुले होने का मतलब ये नहीं कि हमारी हवा आ रही है, दरवाजे खिड़की खुले हैं। एक उदाहरण देखिए कि दरवाजे आते तो खिड़की दरवाजे खुले होंगे तो जो भी हवा चलेगी वो अंदर आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी बुनियाद ही हिला दें, हवा आ गई तो नहीं।
हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना है, यानी हमें अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर्दे नहीं हिल रहे हवाओं से, हमारी जो नींव है वही हिल रही है। यानी हमारी जो संस्कृति थी, ये उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है हमारे समाज के लिए, यह बहुत बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। भविष्य के लिए हमारे भविष्य के लिए, भविष्य के धरोहरों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आने वाली है आगे के लिए। लेखक इस विषय से चिंतित है कि हम क्यों इस संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, हम आधुनिकता की दौड़ में क्यों शामिल हो रहे हैं, हम क्यों नहीं अपने भविष्य के बारे में सोचते, अपने विकास के बारे में सोचते, अपनी संस्कृति के बारे में सोचते हैं। अतः ये भविष्य के लिए आगे चलकर जब ये ज़रूरत से ज़्यादा, जहाँ ये रुकने का नाम ही नहीं रह जाएगा, इसको रोकने का वही ख़त्म हो जाएगा, सीमा ही ख़त्म हो जाएगी, जहाँ से ये रोकी नहीं जा सकती। अगर ये उस स्थिति पर पहुँच गई तो यह भविष्य के लिए बहुत खतरनाक होगी। और इसी को लेखक चिंतित है, उसी पे उसने ये निबंध लिखा है। ये उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे लिए कितनी हानिकारक है, हमारी संस्कृति के लिए कितनी हानिकारक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, समझने को भी मिला। अब आगे का प्रश्न अभ्यास इसमें करना है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। बस मात्र इसमें 4 ही क्वेश्चन है, बाकी रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। एक बात और बता दूं, ये चैप्टर जो है अभी रिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ये आपके सिलेबस में अभी नहीं, इसको फिर बाद में पढ़िएगा। अभी आपको जितना मैंने सिलेबस और पोर्शन आपका समझाया है उसको अच्छे तरीके से तैयार करिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। इतनी आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए, इतना तैयार आपको रखना है कि आप सब लोग अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकें। बेस्ट ऑफ लक।